हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACUPPSC। ये प्रीलिम्स 2020 टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा वन स्टॉप सेंटर से रिलेटेड है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया है और इसका बेसिकली मेन मकसद है टू सपोर्ट द विमेन इफेक्टेड बाय वायलेंस। और ये जो स्कीम जो पॉपुलर है वो सखी नाम से पॉपुलर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो बेसिकली जो हमारी अम्ब्रेला स्कीम थी नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, उसकी ये वन स्टॉप सेंटर जो है वो सब स्कीम है। और इसके अंदर क्या है कि ये स्कीम जो है वो सारी विमेन इंक्लूडिंग द गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब विमेन एंड द गर्ल्स बिलो द 18 ईयर ऑफ एज जो है उनको इंक्लूड करेगी कि कोई भी अगर इफेक्टेड है वायलेंस से या फिर किसी भी तरह का वायलेंस से अगर इफेक्टेड है उनको ये सपोर्ट करेगी। और इसकी जो फंडिंग है वो निर्भया फंड के थ्रू होगी। तो क्वेश्चन है हमारा, वन स्टॉप सेंटर स्कीम इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा टू सपोर्ट विमेन इफेक्टेड बाय वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे इनर लाइन परमिट से रिलेटेड है। तो इनर लाइन परमिट जो है बेसिकली जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था टू प्रोटेक्ट द ट्रैवल कल्चर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें क्या है कि कोई भी जो इसमें जो फ्री मूवमेंट पे बैन है। और बेसिकली जो करंटली जो इनर लाइन परमिट जो है वो ऑपरेशनल अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और नागालैंड में है। तो क्वेश्चन हमारा, इनर लाइन परमिट इज नॉट ऑपरेशनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना से रिलेटेड है। तो जो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो स्कीम है वो जब लॉन्च हुई थी, तो इट्स बेसिकली अ मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। और ये जो बेसिकली ये जो स्कीम है वो जो हमारी इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना जो स्कीम थी 2010 में जो लॉन्च हुई थी उसका ही एक नया रूप है। और बेसिकली जो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम है, इट्स अ कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम फॉर द प्रेग्नेंट एंड द लैक्टेटिंग मदर। और इसमें जो कैश बेनिफिट मिलेगा वो 5,000 रुपये मिलेगा इन द 3 इंस्टॉलमेंट। तो हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना वॉज लॉन्च्ड इन, तो ये हो जाएगा 2010। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा, उससे रिलेटेड है। तो पीसा जो है वो इंटरनेशनल असेसमेंट है डेट मेजर द 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इन रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस लिटरेसी। और मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसके पैरामीटर्स पूछ लिए जाएं कि किन किन में ये मेजर करता है। तो ये रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस लिटरेसी, और ये हर 3 साल में होता है। और पीसा जो कोऑर्डिनेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इसको ये कराता है। और इंडिया ने जो लास्ट टाइम जो पीसा में पार्ट लिया था वो 2009 में लिया था। और अब जो नेक्स्ट जो पीसा जो इंडिया जो पार्ट लेने वाला है वो 2021 में लेने वाला है। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा। तो पहला स्टेटमेंट है, पीसा इज कोऑर्डिनेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया हैज टेकन पार्ट इन द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट इन 2011। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया ने जो लास्ट टाइम जो पार्ट लिया था वो 2009 में लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारा प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना है वो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है फॉर ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द कंट्री। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें अगर ये स्टेटमेंट अगर ऐसे होता फॉर ऑल फार्मर्स तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान देना है फॉर ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, सिर्फ सारे फार्मर्स के लिए नहीं है। तो इट्स अ वॉलंटरी एंड द कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जिस 18 to 40 ईयर्स के लिए। और इसमें जो है 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी जब आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी। और LIC जो है वो पेंशन फंड मैनेजर है और रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंशन पे आउट। तो क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग शेल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट अंडर प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा D, LIC। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा
कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो आर्टिकल 81 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डिफाइन किया गया है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, और इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा हाउस है शेल नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 550 इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब 550 से ज़्यादा हाउस में जो लोकसभा है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हो सकते, और इन 550 में से जो है 20 से ज़्यादा जो है वो यूटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बेसिकली इसमें जो है मतलब इसमें ये भी कहा गया है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा की, मतलब वो कैसे अलॉट होंगी। तो ये जो सीट्स निकाली जाती हैं, इट्स अ रेशियो बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब जो नंबर हो गया और पॉपुलेशन स्टेट हो गया, ये इस तरह से होना चाहिए कि जो सारे स्टेट है उसका ये जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। और इसमें जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो कंसीडर की जाती है एज पर द 1971 सेंसस पे। तो क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द हाउस ऑफ पीपल शेल नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन डैश इलेक्टेड मेंबर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 550। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिसको हम PVTGS कहते हैं उससे रिलेटेड है। तो PVTGS क्या होता है कि इट्स अ मोर वल्नरेबल अमंग ट्राइबल्स ग्रुप, ना ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको PVTGS कहते हैं। तो 1975 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है वो कौन से हैं, और उनको एक नया नाम दिया PVTGS। और इसमें 1975 में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 52 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो डिक्लेयर किए थे, और फिर उसके बाद 1993 में ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो 23 और ऐड हो गए। तो अभी जो इतने जो PVTGS ट्राइबल्स ग्रुप हैं वो टोटल 75 हैं आउट ऑफ द 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये जो स्प्रेड है अमंग द 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जो है PVTGS का वो उड़ीसा के अंदर है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स PVTGS। 1, अंडमान निकोबार इज द ओनली UT हैविंग PVTGS, बिल्कुल सही। एंड 2, आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGS। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGS है। तो ए का आंसर हो जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो इट्स अ सीनियर सिटीजन स्कीम विच इज फॉर टू प्रोवाइड असिस्टेड लिविंग डिवाइस, मतलब जो सीनियर सिटीजन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो है असिस्टेड लिविंग डिवाइस दी जाएगी। कोई भी अगर एज रिलेटेड डिसेबिलिटी या लो विजन या हियरिंग इम्पेयरमेंट या लॉस ऑफ टीथ या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इन सारी जो चीज़ों से अगर सफ़र कर रहा है तो उसको असिस्टेड लिविंग डिवाइस दी जाएगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें एक और प्रोविज़न है कि एज़ फार एज पॉसिबल 30% ऑफ द बेनिफिशरी इन ईच डिस्ट्रिक्ट शेल बी विमेन, मतलब 30% जो बेनिफिशरी हैं वो विमेन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग द राष्ट्रीय वयोश्री योजना। 1, टू प्रोवाइड असिस्टेड लिविंग डिवाइस टू ऑल सीनियर सिटीजन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि टू ऑल सीनियर सिटीजन नहीं है, सिर्फ जो वो सीनियर सिटीजन जो BPL जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, एज फार एज पॉसिबल 30% ऑफ द बेनिफिशरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट शेल बी विमेन। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा B2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कुछ एक्ट्स हैं उनको आप क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से आ सकता है। पहले तो या तो आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाए, और या फिर दूसरा तरीका है कि आपको इनके ईयर मैच करने के लिए आ जाए, मतलब आपको एक साइड एक्ट दिए हों और एक साइड ईयर, आप उनको मैच करना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा A 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से रिलेटेड है। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है वो इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ईच स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो यहाँ आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसका
ईयर याद रखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ था। और जो SDRF है वो कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन, मतलब 13 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये SDRF जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और इसकी जो फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंट्रीब्यूट करती है 75% फॉर द जनरल स्टेट एंड द 90% फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड SDRF। 1. SDRF was constituted based on the recommendation of the 12th Finance Commission। तो ये गलत है, it's constituted based on the recommendation of the 13th Finance Commission। And second, the central government contributes 60% to SDRF and remaining 40% is provided from state government। तो ये गलत है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट द 75% टू SDRF एंड द रिमेनिंग 25% इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस डेली क्विज में पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।